रोहतक के पहरावर में भगवान परशुराम जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री हुए शामिल। जिला वासियों को 60 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर रोहतक के MDU में आयोजित पत्रकारिता अधिवेशन में की शिरकत। कहा, प्रदेश सरकार मीडिया के हितों की सुरक्षा के लिए उठा रही है प्रभावी कदम। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को 2 शिफ्ट के बजाय एक ही शिफ्ट में कराने का दिया आदेश। कहा, 15 जून को होने वाली परीक्षा के लिए NBE के पास अभी है पर्याप्त समय। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत किसी भी आतंकी हमले का कठोरता से देगा जवाब। पुंछ में गोलाबारी से प्रभावित लोगों से भी मिले, पीड़ित परिवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक के पहरावर में भगवान परशुराम जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस समारोह की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने की, जबकि प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा इस समारोह के आयोजक थे। समारोह में प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर रोहतक जिला की 60 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की विभिन्न 8 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया। वहीं समारोह के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने भगवान परशुराम को पराक्रम व न्याय का प्रतीक और धर्म का रक्षक बताते हुए कहा कि भगवान परशुराम ने अन्याय, अहंकार और अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्मे लेकिन क्षत्रिय धर्म को अपनाया। उन्होंने विकसित भारत और विकसित हरियाणा के संकल्प का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा समय में भारत दुनिया को योग, आयुर्वेद और शांति का मार्ग दिखा रहा है। प्रदेश में किसी बड़े पार्क का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा जाएगा। भगवान परशुराम जी को आज याद कर रहे हैं, हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं इस पावन धरा पर अवसर पर मैं युवाओं से ये विशेष आग्रह करूंगा कि आपने अपने अंदर छुपे भगवान परशुराम जी को हमें पहचानना चाहिए। आपने विकसित के साथ और सेवा के भाव को दिखाइए। विकसित भारत, विकसित हरियाणा वो आपके इसी भाव की आवश्यकता है। हमने भगवान परशुराम जी की शिक्षा और आदर्शों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए एक्चुअल में मेडिकल कॉलेज, जिसका नामकरण भगवान परशुराम जी के नाम से हमने रखा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने समाज हित में किए गए कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना भी की। जो लाखों की संख्या में यहाँ पर आया है, इनकी तरफ से भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसी शुरुआत इस बराबर की जमीन पर हुई है जो काफी समय से विवाद में थी। उसका हल जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर जी ने किया और उसको आगे बढ़ाने का जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जी की जो सोच थी कि इस साल में अच्छा काम शुरू हो, उसकी शुरुआत नायब सिंह सैनी के हाथों से हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के वार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सभी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर बधाई देते हुए कलम के प्रहरियों को सलाम किया। अधिवेशन में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को नई दिशा देने वाले विचार निर्माता पत्रकार ही होते हैं, जिनके निरंतर सहयोग से राष्ट्रीय उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है और हरियाणा सरकार भी मीडिया के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में मीडिया का योगदान महत्वपूर्ण है। समाज में नई चेतना उत्पन्न करते हुए योजनाओं से लाभान्वित करने में मीडिया की सक्रिय भूमिका सदैव प्रशंसनीय होती है।
का औजार भी बनाया है। आज मुझे खुशी है कि मेरे सामने ऐसे पत्रकार वर्ग उपस्थित हैं। आप अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में महान योगदान दे रहे हैं। मुझे ये खुशी है। मेरी खुशी है जानकर दोगुनी हो गई है। यह अधिवेशन राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है और जैसा मैंने कहा भी है कि आप सबको हिंदी पत्रकारिता दिवस आज है, जिसका जन्म जो पहला हमारा हिंदी का जो अखबार है वो निकला था और जिसका जिक्र हमारे पूर्ववक्ताओं ने भी किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान योजनाबद्ध तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा ही मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। हमारे किसी व्यक्ति को ऑपरेशन सिंदूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जिनके सामने उनके सिंदूर को उन्होंने मट्टी में मिलाने का काम किया, ऐसे आतंकवादियों को एक योजनाबद्ध तरीके से 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को 2 शिफ्ट के बजाय एक ही शिफ्ट में कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो NBE यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की इस दलील से संतुष्ट नहीं है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के लिए वो पर्याप्त सेंटर नहीं खोल सकती। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा 15 जून को है और अभी भी NBE के पास इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ एक ही शिफ्ट में कराने के लिए जरूरी इंतजाम करने के लिए पर्याप्त समय है। उधर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने बताया कि सामान्य पात्रता परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु आयोग द्वारा एक विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को CET रजिस्ट्रेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो मोबाइल नंबर 906349 93990 पर कॉल करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये हेल्पलाइन सेवा केवल CET अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आ रही समस्याओं, शंकाओं या तकनीकी कठिनाइयों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग के संज्ञान में ये बात आई है कि कई उम्मीदवार CET फॉर्म भरते समय बार बार गंभीर त्रुटियां कर रहे हैं, जिनके कारण उनका आवेदन निरस्त हो सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा फोटोग्राफ की जगह हस्ताक्षर की छवि तथा हस्ताक्षर की जगह फोटोग्राफ अपलोड करना, धुंधली या साइड एंगल से ली गई तस्वीरें जमा करना, A4 शीट पर चिपकाई गई फोटो की पूरी शीट की स्कैन कॉपी अपलोड करना अथवा कैटेगरी सेक्शन में आधार कार्ड जैसे अप्रासंगिक दस्तावेज संकलन करना, ये सभी ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना अत्यंत आवश्यक है। आयोग स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि यदि उपरोक्त में से कोई भी गलती पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो फॉर्म भरते समय अत्यंत सावधानी बरतें और दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें। CET हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 जून है, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14 जून निर्धारित की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज गृह मंत्री ने पुंछ में सीमा पार से गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को रोजगार के नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने सरकार की संवेदनशीलता और समर्थन का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो किया वो घोर निंदनीय है। हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। गृह मंत्री ने इस अवसर पर विशेष मुआवजे की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुआवजा और सरकारी नौकरी से परिजनों के जीवन में जो क्षति हुई है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार उनके साथ है। क्षति हुई है, कई व्यापारी स्थानों की क्षति हुई है,
एलजी साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी, परंतु व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा पार गोलाबारी से प्रभावित हुए गुरुद्वारा सिंह साहिब का दौरा भी किया और वहां पर माथा टेका। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर सवार होकर भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं को उजागर किया। आईएनएस विक्रांत वर्तमान समय में अरब सागर में तैनात है। उनका ये दौरा भारतीय नौसेना के रणनीतिक कैरियर बैटल ग्रुप आईएनएस विक्रांत के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निर्णायक भूमिका निभाने के हफ्तों बाद हुआ। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने मिशन के परिचालन परिणामों की समीक्षा की और तैनाती का हिस्सा रहे नौसेना कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने न केवल आतंकवादियों बल्कि उनके पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी संदेश दे दिया कि भारत अब सहन नहीं करता, बल्कि भारत अब सीधा जवाब देता है। नहीं की तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि इस ऑपरेशन की एक खासियत यह भी थी कि हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस ने बेहतरीन तालमेल दिखाया है। वेरियस मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही सीमलेस रहा। कुल मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूत्रों के मुताबिक सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों को मेल भेजकर कहा गया कि दोनों जगह फिदायीन हमले होंगे। सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई। सीएम आवास और सचिवालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सचिवालय में अनाउंसमेंट कराकर बिल्डिंग खाली कराई गई। बिल्डिंग और आसपास के इलाके में बम और डॉग स्क्वाड बुलाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जिस समय धमकी मिली उस समय मुख्यमंत्री रोहतक के पहरावर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल थे। इससे पहले 22 मई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद कोर्ट की कार्रवाई भी 2 बजे तक स्थगित की गई। हालांकि जांच में यहां कुछ संदिग्ध नहीं मिला। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सहित 6 सीमावर्ती राज्यों में कल ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत मॉक ड्रिल की जाएगी। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती राज्यों को पत्र लिखकर मॉक ड्रिल के बारे में निर्देश जारी किए। इस दौरान सीमावर्ती राज्यों में हवाई हमले से बचने के लिए सिविल डिफेंस अभियान किए जाएंगे और हवाई हमले के सायरन बजने के साथ साथ ब्लैकआउट भी होगा। इससे पहले गत 7 मई को मॉक ड्रिल की गई थी। प्रदेश की गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कल यानी 31 मई को पूरे राज्य में मॉक ड्रिल किए जाने के बारे में जानकारी दी है। चंडीगढ़ में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि इसके बारे में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यहां किसी भी आपातकालीन हमले से बचने के बारे में तैयारी मात्र है, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं ने सिविल वॉलंटियर अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये दूसरी मॉक ड्रिल है। जैसे आप लोग सब जानते हैं, पहला ऑपरेशन अभ्यास हुआ था और अब ऑपरेशन शील्ड। ये 31 मई को हम पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी ज़िलों में हमने उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं कि इनमें क्या क्या हमें करना है। MHA ने भी जो गाइडलाइंस दी है, तो ये मॉक ड्रिल इज़ टू प्रिपेयर अस कि जो जो कंटिजेंसीज़ हो सकती हैं, मान लीजिए किसी आपातकाल में, जैसे कि एयर रेड के टाइम में क्या करना है, या इवैक्यूएशन अगर करनी पड़े बहुत जल्दी से किसी बिल्डिंग से कहीं से, या मेडिकल रिस्पांस टीम्स की क्या तैयारी होनी चाहिए, ब्लैकआउट में क्या होना है, हमारी जो हॉटलाइंस हैं आर्मी और एयरफोर्स के साथ वो फुली फंक्शनल हो। सो इन सभी चीज़ों की टेस्टिंग होएगी। जो भी एक्टिविटीज़ की जाएंगी वो 5 बजे के बाद की जाएंगी। और ब्लैकआउट के लिए अभी हमने स्टेट लेवल पे जो आदेश दिए हैं वो 8 से 8:15 के दिए हैं।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी तथा आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार सार्थक कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली द्वारा 5 जून को 1 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये विशेष कार्यक्रम राज्यों व केंद्र शासित के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों से जुड़े मीडिया नोडल अधिकारियों, सोशल मीडिया नोडल अधिकारियों तथा राज्य नोडल अधिकारियों के लिए निर्धारित है। इस कार्यक्रम में उन्हें चुनाव से जुड़ी सूचना संचार प्रणाली, मीडिया प्रबंधन और सोशल मीडिया निगरानी से संबंधित नवीनतम दिशा निर्देशों एवं तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को सूचना एवं मीडिया प्रबंधन से जुड़ी नई तकनीकों और प्लेटफॉर्म से परिचित कराना, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, गलत जानकारी और अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु रणनीति साझा करना जैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा पंकज अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सुविधा को मजबूत करने के लिए पिछले 100 दिन में 21 पहल की है। मतदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाने और चुनाव प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में इनमें प्रक्रियागत सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और हितधारक जुड़ाव शामिल हैं। शांति के पुंज और धार्मिक सहनशीलता का संदेश देने वाले सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारे में नतमस्तक हो रहे हैं। गुरु साहिब के 419वें शहीदी वर्षगांठ पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। विभिन्न गुरु घरों में शहीदी दिवस को समर्पित श्री अखंड पाठ साहिब जी के आज भोग डाले जा रहे हैं व कीर्तन दीवान सजाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संदेश में कहा कि मैं धर्म की रक्षा और लोक निर्माण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले पूज्य गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनकी महान शिक्षाएं और बलिदानमय जीवन यात्रा हम सभी को सदा धर्म पथ पर चलने और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। श्री गुरु अर्जुन देव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर फतेहाबाद के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में भव्य धार्मिक कार्यक्रम करवाया गया। इस अवसर पर अखंड पाठ के भोग डाले गए और लंगर व छबील की व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गुरुद्वारा सिंह सभा के मुख्य ग्रंथी जसवंत सिंह ने कार्यक्रम के दौरान श्री गुरु अर्जुन देव जी के जीवन पर रचनाओं के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि गुरु अर्जुन देव जी के रचना एवं संपादन करके मानवता को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। गुरु अर्जुन देव जी ने धर्म की रक्षा करते हुए शहादत दी और उनकी शहादत हमें सच, सेवा व सहनशीलता की शिक्षा देती है। शांति दे पुंज बाणी दे बोहे धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया गया है। परसों रोज तो लेकर के हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और समूह संगतां दे सहयोग दे नाल धुरकी बाणी आई। 3 सगली चिंत मिटाई जी के श्री अखंड पाठ साहिब रख करवाए गए सन, जिन्हां दे अमृत वेले भोग पाए गए। भोगां तो उपरंत सतगुरां दे जीवन की बाबत गुरबाणी की कथा विचार, इतिहास की कथा विचार पढ़ी साध संगत जी। इस टाइम उस तो उपरंत गुरु के संगतां दे अतुट लंगर वरताए गए हैं। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने जीवन काल के अंदर बेअंत परोपकार किए ने। इस अवसर पर अन्य श्रद्धालुओं ने गुरु साहिब को याद करते हुए उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है, जो कि आज जुल्मों के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। उनके बलिदान से यही शिक्षा मिलती है भी हम किसी के जुल्म के पूरी हिम्मत रख के सब एकजुट होकर रहना है, जुल्म का मुकाबला करना है। जो गलत काम हो रहे हैं वो सब बंद करने पर, उन हत्या लगा लो, वैसे कोई भी जो नशाखोरी आजकल बहुत ज़्यादा जनरल हो गया, भी इसको ख़त्म करके हम सब ने एक होके प्रण लेना है, भी हमने सब मिलकर रहना है। गुरबाणी एकत्र की श्री दरबार साहब अमृतसर साहब विखे भाई गुरदास जी तो गुरबाणी लिखाई गई। उस उपरंत गुरु महाराज जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ उपदेश दे के ऊच नीच भाव खत्म किया। जाता पाता तो ਉੱਚੇ ਉੱਠ के अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की भगती करने के वास्ते प्रेरित किया। सब ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ बालता का उपदेश दिता। नाल ही सच्चे पातशाह महाराज जी ने संगतां ਨੂੰ उपदेश करदिआं सारे धर्मां का सत्कार करदिआं ते कहा कि ऊच नीच भाव खत्म करके
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित विश्राम गृह में कल प्रोग्रेसिव लीडर्स अलियांस संस्था द्वारा भारत को क्यों चाहिए एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी करवाई गई। इस अवसर पर भाजपा के संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता पहुंची। इस मौके पर मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश हित और चुनाव सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूरे देश में एक साथ चुनाव होने से सरकार का फोकस विकासात्मक गतिविधियों और जल कल्याण की नीतियां बनाने पर ज्यादा रहेगा। देश में एक साथ चुनाव होने से बार बार चुनाव के खर्च में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि जनता भी एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में है। जनता को मालूम है कि बार बार चुनाव होने से आचार संहिता के कारण विकास के काम बाधित होते हैं। इस प्रकार की सोच आज सभी युवाओं ने रखी है। आज जो विकास की गति भारत में बढ़ी है, नई नई तकनीक भारत में बढ़ी है और जो सोच देश के लोगों की बदली है, ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने का तो काम किया है। एक अन्य सवाल के जवाब में मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा जो संकल्प लेती है उसे गारंटी के साथ पूरा करती है। मोदी सरकार लगातार एमएसपी में बढ़ोतरी करके किसान हित में फैसले ले रही है। हरियाणा की नायब सरकार किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रही है। हरियाणा के किसानों के द्वारा उपजाई गई फसलों को एमएसपी के रेट पर खरीदने वाला पहला प्रांत बना है और ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो सोच है कि किसानों की जो इनकम डबल करने की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने आज कैथल में पार्टी अधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा कि पार्टी के संगठन को प्रदेश में मजबूत बनाने के लिए 18 प्रकोष्ठों का गठन किया जा रहा है। हरियाणा की जनता के हितों के लिए पार्टी हमेशा तैयार रहती है। पंजाब से हुए जल विवाद पर इनेलो ने लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछली सरकारों ने प्रदेश में नहरों खुदवा दी, लेकिन पानी नहीं पहुंचा सकी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश के स्तर पे अपना संगठन बनाया है। प्रदेश की पदाधिकारी और कार्यकारिणी घोषित किए हैं, वहीं जिले के अध्यक्ष भी बनाए और जिले के अध्यक्षों के बाद फिर हम हल्का स्तर पे अपनी पार्टी का गठन कर रहे हैं। हम पूरे हरियाणा में हमारे 18 सेल हैं कि पूरे प्रदेश में घूम घूम के पार्टी को मजबूत किया जाए, पुराने साथियों को जोड़ा जाए, उनको सक्रिय किया जाए, नए साथियों को जोड़ा जाए। ये हरियाणा प्रदेश कुछ ऐसा प्रदेश अभागा सा लगा मुझे पानी के मामले में कि सतलुज जमुना लिंक नहर 1980 में बनके तैयार हो गई थी, 45 वर्ष हो गए, आज तक तो पानी की एक घूंट नहीं आई। और इसी प्रकार से एक नहर धक्के से खोदी गई थी, मेरे मित्रों ने बिना मंजूरी के 2007 में बनके हांसी बुटाना नहर तैयार हो गई थी। तो तत्कालीन सरकार वजित थी कि उन्होंने इस नहर को खोद दिया और उसमें एक पानी का टोपा आज तक देखा है कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कल भिवानी के पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों के परिवादों का निपटारा किया। इस दौरान उनके समक्ष रखे गए कुल 15 परिवादों में से 9 का मौके पर ही समाधान किया गया तथा शेष के लिए जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी अपने आप को जन सेवक समझकर उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान करें। किसी भी मामले में पीड़ित को परेशान करने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर प्रदेश में स्कूलों के आधारभूत ढांचों में तेज गति से सुधार किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों का परिणाम निजी स्कूलों से बेहतर आया है। शिक्षा विभाग 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए एक ऐसा कौशलपूर्ण विषय तैयार करने पर जुटा हुआ है जिससे 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही बच्चों को नौकरी की तरफ ना भागना पड़े और वो स्वरोजगार अपना सकें। पेंडिंग और नेक्स्ट मीटिंग तक उनका हल हो जाए, ऐसा मैंने तमाम अधिकारियों को बोला है। जब हमारे स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा है, शिक्षा सबका अधिकार है, वो ले, वो कहीं भी ले, मगर सरकार ने भी एक अच्छी व्यवस्था खड़ी की है। आप 8-10 हजार रुपये महीना कहीं देते हैं, आप फ्री में बहुत अच्छी सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है और ज्यादा अच्छे हमारे स्कूल में एजुकेशन आए और नई तकनीक के साथ हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके, ये हमारा पूरा प्रयास। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि दिव्यांगजनों में अपार प्रतिभा होती है और यदि उन्हें उचित अवसर मिले तो वे राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समाज की जिम्मेदारी है कि मूक बधिर युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। वो कल गुरुग्राम स्थित हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने संस्था द्वारा हाल ही में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव के तहत चयनित मूक बधिर युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस ड्राइव के माध्यम से कुल 22 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में हुआ, जिनमें 14 युवक और 8 युवतियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन न केवल गर्व का है बल्कि ये उन युवाओं की मेहनत, संकल्प और आत्मविश्वास का उत्सव है जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अक्षमता कोई सीमा नहीं बल्कि एक अवसर है। उन्होंने चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये नियुक्ति पत्र केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी है। उन्होंने हरियाणा सरकार की सक्षम हरियाणा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना और केंद्र की सुगमय भारत अभियान, स्किल इंडिया मिशन एवं राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण मिशन जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनकी मदद से युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सके हैं। कुरुक्षेत्र से लेकर आदि बद्री तक महाभारत कालीन सरस्वती यात्रा फिर शुरू हो सकेगी। सरस्वती बोर्ड इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए रास्ता बना रहा है। सरस्वती को मजबूत करने के लिए दोनों तरफ रास्ता बनाने का कार्य आज से शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ करते हुए सरस्वती बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बताया कि इस योजना के तहत 63 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इस रास्ते के पहले चरण का निर्माण यमुनानगर जिला के ऊंचा चांदना से लेकर पीपली तक किया जा रहा है और अगले चरण में आदि बद्री तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी बरसात के दिनों में बहुत सारा पानी लेकर आती है। सरस्वती नदी के दोनों तरफ के बांध मजबूत होने से रादौर व लाडवा क्षेत्र का डार्क जोन दूर होगा और किसानों को बाढ़ से राहत मिलेगी। साथ ही पवित्र यात्रा का मार्ग भी बनेगा। चांदना से लेकर पीपली तक फर्स्ट फेज में एक साइड की हम पटड़ी बना रहे हैं। सरस्वती तीर्थ पेहवा में जहां 5 प्रदेश के लोग आते हैं जिन्होंने परिक्रमा करनी होती है आदि बद्री तक, उनके लिए कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं थी। हम पेहवा से लेकर आदि बद्री तक, ना केवल पेहवा तक बल्कि हमने तो आगे पोलर तक का हमने कार्यक्रम बनाया हुआ है, वो भी हमारा काम चल रहा है। लेकिन आज ये जो हमने शुभारंभ किया है, ये इस बात का शुभारंभ है कि हम इस एक साइड की पटड़ी को बना रहे हैं लगभग ऊंचा चांदना तक और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फेज में ले जाएंगे हम आदि बद्री तक। अभी तो इस सीजन से पहले, हमारा बरसाती सीजन से पहले ये काम कंप्लीट करने का है ताकि किसानों को राहत मिले। जो नदी टूटती थी सीजन में उससे राहत मिले और अब किसान इस मामले में बहुत खुश भी हैं। मैंने काफ़ी यहाँ पर लोग आए हैं जिन्होंने मुझे बताया भी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1984 के दिल्ली के नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली की मौजूदा सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ितों को राहत देने का काम किया है। पंजाब मीडिया प्रमुख विनीत जोशी की उपस्थिति में आरपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार बनने के महज 100 दिन में 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने दिल्ली में 100 दिनों के भीतर न्याय दिलाने का काम किया है। ये ऐतिहासिक कदम कांग्रेस द्वारा दशकों तक विश्वासघात और आम आदमी पार्टी की ओर से जानबूझकर की गई उपेक्षा के बाद उठाया गया है। उन्होंने कहा कि ये महज एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्याय में से एक को झेलने वाले सिख परिवारों को सम्मान, न्याय और उचित मुआवजा दिलाने के विषय में एक कदम है। असं 100 दिन नहीं पूरे होंगे थे, 100 दिन के अंदर पूरा किया। और एक कमिटमेंट सिर्फ जॉब्स तक ही नहीं, ये जॉब एक प्रोसेस है मरम लाने का। प्रधानमंत्री मोदी जी वालों बड़ी क्लियर सक्सेस ने कि जो पॉसिबल हो सकता है वो 1984 के विक्टिम्स वास्ते करना चाहिए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।